हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड CS क्रांति सारडा और आज हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के सेकेंड चैप्टर की रिवीजन करेंगे, दैट इज सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप देख सकते हो मैंने दो वर्टिकल बनाए हैं, सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल एंड सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल में स्टार्टिंग में बस ओन कैपिटल क्या है उसका इंट्रोडक्शन है, जिसमें बोला गया है कि आप ओनर से जो पैसा उठा रहे हो उसको आप ओन कैपिटल बोलोगे। सिंपली देयर आर टू कैटेगरीज, एक आपका शेयर कैपिटल है, वेदर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिटेन अर्निंग्स है। बस इतना ही है ओन कैपिटल में। और बोरोड कैपिटल में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 7 पॉइंट्स की लिस्ट है जिसमें अंदर डिटेल्स उसके दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। तो शेयर का डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। इट सेज शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। अब स्टॉक इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल शेयर्स, दैट्स इट। इसके नीचे आपको फीचर्स ऑफ शेयर्स दिए हैं, काफी इजी है। उसके बाद में काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, दीज आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। उसमें अंडर बाइफरकेशन मतलब सब टाइप्स जिसको बोल सकते हो, तो इक्विटी शेयर्स के और 2 टाइप है, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स के आपको 8 टाइप्स दिए गए हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, फिर रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ठीक है, तो अब जानते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। किसी कंपनी को किसी साल अगर लॉस हो जाता है तो इवन दो इट इज कॉस्ट टू कंपनी बट कंपनी इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के वजह से प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं कर पाती है। तो अगर आपके शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैटेगरी में आते हैं तो जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा उस साल कंपनी लॉस के साल का भी प्रेफरेंस डिविडेंड एक्यूमुलेट करके इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट दे देगी। बट अगर आपके शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के कैटेगरी में आते हैं तो आपको सिर्फ जिस साल कंपनी को प्रॉफिट है उसी साल का प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद में है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट दैट इज लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज अग्रीड। फिर इक्विटी शेयर्स का अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके हो वो पे करोगे और जो बचेगा उसको बोलेंगे सरप्लस प्रॉफिट, और उस सरप्लस प्रॉफिट में आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है? नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जितना अग्रीड है उतना ही मिलेगा, सरप्लस प्रॉफिट में आपको कोई शेयर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको ऑप्शन दिया जाता है कि आफ्टर 2 इयर्स, 5 इयर्स या फिर आफ्टर गिवन सर्टेन टाइम you will be converted into equity shares, और नॉन कन्वर्टेबल इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स को ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। बाद में आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब आपके शेयर्स फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए कंपनी ने इशू करे हैं तो 10 साल बाद आपको कंपनी आपके शेयर कैपिटल का पैसा लौटा देगी और आप फ्री हो जाओगे। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या कि कंपनी के वाइंडिंग अप तक आपके शेयर कैपिटल के पैसे कंपनी के पास ही रहेंगे और जब भी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तभी आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। सो एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। आगे है फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में प्राइमा फेसी उनके नाम में छुपा है कि उनको प्रेफरेंस मिलेगा 2 चीजों में। पहला एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड जिसको हम प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं, एंड सेकंड रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। जब भी कंपनी बंद पड़ेगी, कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा, तो जब कैपिटल रिटर्न करने की बारी आएगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल आप लौटाओगे। इन 2 चीजों में उनको प्रेफरेंस मिलेगा। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ शेयर्स में वही चीजें रिपीट करी गई है। फिर मार्केट वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई मार्केट वैल्यू नहीं रहती है क्योंकि उनका डिविडेंड पे आउट फिक्स रहता है। रिस्क, इसमें कैलकुलेटिव रिस्क रहती है, लिमिटेड रिस्क रहती है, कंपैरेटिवली इक्विटी शेयर होल्डर से काफी कम रिस्क रहती है। आगे देखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग्स? कंपनी
प्रॉफिट का कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए खुद के पास रिटेन करके रखती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। इस चीज के बारे में, रिटेन अर्निंग्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगी बिकॉज देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको इस पे शॉर्ट नोट आ जाए। इसमें एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है, अ प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्न्ड अमंग्स इट्स shareholders but it keeps some portion of the profit in the form of reserve fund। अब ये रिजर्व किस चीज के लिए होगा, तो इन द केस ऑफ एक्सपांशन, आपको ग्रोथ करनी है, कोई चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप वो पैसा जो कि कंपनी ने खुद कमाया है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, वो आप रिटेन करके रख दो और फिर इमरजेंसी के टाइम पे आपको जब चाहिए तब वो आप यूज कर सकते हो। अब रिटेन अर्निंग्स मतलब क्या ये शेयर होल्डर का ही पैसा है? यस। तो क्या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे? आंसर इज यस। बट जैसे आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना मैंडेटरी नहीं है। तो अगर कंपनी की पॉलिसी ये रखी है कंपनी ने कि पहले 5 साल हम सिर्फ प्रॉफिट भर भर के कमाएंगे बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वी विल रिटेन इट इन द कंपनी, और फिर कंपनी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम उस कंपनी में वो री इन्वेस्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। तो उसके चलते काफी बड़ी सारी रिटेन अर्निंग्स कंपनी के पास तैयार हो जाती है। आगे दिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या, कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि रिटेन अर्निंग्स कितनी रहेगी, ज्यादा रहेगी, कम रहेगी। इसमें देखना पहला पॉइंट है टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास प्रॉफिट ही कम है तो रिटेन अर्निंग्स होने के चांसेस कम है। यस, कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट कमाए तो प्रोबेबिलिटी इज देयर कि आपके पास अच्छा खासा रिटेन अर्निंग बन पाए। बट अगर लॉसेस हो रहे हैं या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो कंपनी रिटेन अर्निंग्स नहीं बना सकती है। अगेन टैक्सेशन पॉलिसी, अगर अग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है मतलब आपको हाई परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करना पड़ रहा है तो कंपनी के पास कम पैसे बचेंगे और अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग्स का पोर्शन कम रहेगा। आगे डिविडेंड पॉलिसी, अगर अग्रेसिव डिविडेंड पॉलिसी है मतलब कंपनी ने पैसा रिटेन करने की जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लिया है, तो दो ही चीजें हो सकती है प्रॉफिट के साथ, एक तो वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं तो वो रिटेन अर्निंग्स के तौर पे रिटेन होगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो रिटेन कम होगा। लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट कंट्रोल में बोला गया है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि कंपनीज एक्ट में और कंपनीज एक्ट के रूल्स में दिए गए हैं उसको फॉलो करके गवर्नमेंट को डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ती है एंड अल्टीमेटली इस पे ही डिपेंडेंट रहेगा कि कंपनी के पास कितने रिटेन अर्निंग्स है। अभी आते हैं सेकेंड वर्टिकल ऑफ द सोर्सेस ऑफ बोर्ड कैपिटल पे। उसमें ये बताया गया है कि कंपनी जब कभी भी एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से मतलब अदर देन ओनर्स से जब पैसा रेज करेगी तो उसको बोलेंगे कंपनी ने बोरोड कैपिटल रेज किया है। उसमें एक लाइन दी गई है कि कंपनी का जो बोरोड कैपिटल रहेगा वो हो सकता है शॉर्ट, मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए हो, और ये कैपिटल परमानेंट इन नेचर नहीं रहता है, ये स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पे बैक हो जाता है, रीपेमेंट इसका हो जाता है। आगे देखना इसमें फर्स्ट टाइप दिया है ऑफ बोरोड कैपिटल इज डिबेंचर। डिबेंचर इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी अग्रीज कि हाँ इस डिबेंचर होल्डर ने हमको पैसा दिया है जो हम 10 साल बाद, 15 साल बाद, 7 साल बाद, 12 साल बाद जो भी स्पेसिफिक पीरियड है उसके बाद हमको रीपे कर देंगे। आगे फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स दिए हैं। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में 7 पॉइंट देखना, पार्टीज टू डिबेंचर्स। इसमें पहला है एक बोरोइंग कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करके पैसा बोरो कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर मनी। आगे है सेकंड पॉइंट उसमें ट्रस्टीज। अब यहाँ पे देखो, अ कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज इट इज ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल। और इन ट्रस्टीज के साथ में कंपनी एक अग्रीमेंट बनाएगी जिसको हम ट्रस्ट डीड बोलेंगे। आगे देखते हैं थर्ड पार्टी टू डिबेंचर इज डिबेंचर होल्डर्स इटसेल्फ, मतलब जो हम इन्वेस्टर है डिबेंचर्स के फॉर्म में हम कंपनी को पैसा दे रहे हैं तो हम हो गए डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट है अथॉरिटी टू इशू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अथॉरिटी टू इशू। फिर स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर इज लाइक क्रेडिटर, फिर इनको वोटिंग पावर नहीं रहते हैं। सिक्योरिटी, इन पे फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करके चलते कंपनी के एसेट्स पे डिबेंचर होल्डर्स, सो दैट अगर किसी सिनेरियो में कंपनी अगर डिबेंचर्स के पैसे नहीं पे कर पाई तो डिबेंचर होल्डर्स अल्टीमेटली जो ट्रस्ट
ट्रस्टीज वो कंपनी के उस असेट को बेच सकते हैं जिस असेट पे डिबेंचर होल्डर का चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज। उसके बाद में सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का पॉइंट हो गया। इश्यूअर कौन है? जो पब्लिक कंपनी है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स लिस्टेड एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपको डिबेंचर्स को लिस्ट करना पड़ेगा। फिर ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वो डिबेंचर सर्टिफिकेट। आगे देखना टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में सिक्योरिटी के बेस पे सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब जिनका चार्ज बना हुआ है कंपनी के एसेट पे, फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग चार्ज, और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब जिनका चार्ज नहीं बना है। तो कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। आगे देखते हैं बेस्ड ऑन ट्रांसफर रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिनके ऊपर नाम लिखा गया है कि इसका ओनर कौन है और उस पर्सन का, उस डिबेंचर होल्डर का नाम पैरेलली मेंशन्ड है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। बियरर डिबेंचर्स पे किसी का भी नाम मेंशन नहीं रहता है और ना ही उस डिबेंचर होल्डर का नाम किसी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में रजिस्टर्ड है कंपनी के पास। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू होते हैं, वो पीरियड खत्म होने के बाद वो पैसा कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को लौटा देती है। इररिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब कंपनी एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद उसको ना लौटाते हुए सीधा वाइंडिंग अप के टाइम पे वो पैसा लौटाएगी, या फिर in the case of emergency, in the case of contingency, or in the case of any breach of any clause that is mentioned in the agreement or trust deed that is being prepared with the trustees of the debentures। इस केस में वो रिडीम हो सकते हैं ओनली। आगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इन डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है फॉर कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन नहीं दिया जाता। आगे देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बेसिकली डिपॉजिट क्या है? जब कंपनी पब्लिक एट लास्ट से पैसा रिसीव करती है तो उसको पब्लिक डिपॉजिट बोला जाता है। ये पब्लिक डिपॉजिट यूज होता है कंपनी के शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब कंपनी 6 महीने से लेके 36 मंथ्स तक कितने भी ड्यूरेशन का डिपॉजिट इशू कर सकती है, और जो लोग कंपनी के पास डिपॉजिट रखेंगे उन डिपॉजिट होल्डर्स को इन एक्सचेंज एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी डिपॉजिट रिसीट इशू करेगी। ओके, इसके बाद में कंपनीज एक्ट 2013 में जो डेफिनेशन दी गई है डिपॉजिट की, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है और कौन कौन सी चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है, उसकी एक पूरी 8 पॉइंट की लिस्ट है। इस लिस्ट के बारे में मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि जो चीज अदरवाइज इंडिपेंडेंटली एक सेपरेट मीनिंग रखती है खुद का, वो डिपॉजिट नहीं बोली जाएगी। ठीक है, इतना ये सिंपल है। आप 2-3 पॉइंट देख लो। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिल रहा है तो उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डोनेशंस की तरह ट्रीट करोगे, ना कि डिपॉजिट की तरह ट्रीट करोगे। आगे है एनी मनी रिसीव्ड एज अ लोन फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी, ये तो सीधा सीधा बैंक लोन हुआ, उसको डिपॉजिट क्यों बोलेंगे। लाइकवाइज पूरी लिस्ट चलती है, 8 पॉइंट दिए हैं इसमें। नेक्स्ट सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल इज बॉन्ड। बॉन्ड इज नथिंग बट अ डेट सिक्योरिटी, और बॉन्ड इशू होता है अगेन कंपनी के शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। बॉन्ड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इशू करा जाता है, एंड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द टाइम पीरियड कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रीपे करती है उस बॉन्ड होल्डर को। आगे दिए हैं फीचर्स ऑफ बॉन्ड। उसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एडीआर एंड जीडीआर। इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेनेशन वर्दी मेरे हिसाब से सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट्स है, एडीआर और जीडीआर क्या है। इसको काफी आराम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, क्या इंडियन इन्वेस्टर फॉरेन कंट्री के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एंड वाइसा वर्सा, क्या एक फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है? तो द आंसर इज ये दोनों भी ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
दोनों भी स्टॉक एक्सचेंजेस में, मतलब डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हो जाएंगे बीएससी एनएससी, और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है जैसे नैस्डैक है या फिर लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है, ये फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो इंडियन कंपनी को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, जो प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे फॉर लिस्टिंग इटसेल्फ इन अ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ये कंप्लीटली अलग रहेगी और काफी कॉम्प्लेक्स रहेंगी फॉर द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग। तो अब ये होगा कैसे, अगर इंडियन कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा रिसीव करना है और पैरेलली फॉरेन इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड है इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने में, तो इसको करा जाता है थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स है, एडीआर एंड जीडीआर। एडीआर इज अमेरिकन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इज अ डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड जीडीआर इज अ यूरो डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। सो होता क्या है, इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखना। एक डायग्राम बन जाएगी तुम्हारे ब्रेन में। एक इंडियन कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहती है कि वो मिस्टर सैम से फंड रेज करे, मतलब मिस्टर सैम एक जो अमेरिकन इन्वेस्टर है, वो इंटरेस्टेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इंटरेस्टेड है सैम से पैसा इन्वेस्ट करवाने में। तो अब ये होगा कैसे, तो रिलायंस इंडस्ट्री अपने शेयर्स एक डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास जमा करेगी जो कि इंडिया में रहेगी, ठीक है। अब इस डोमेस्टिक कस्टोडियन का एक फॉरेन काउंटर पार्ट रहता है जिसको हम ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। इट इज अ काउंटर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक कस्टोडियन। तो जब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने शेयर्स डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास दे देती है, डोमेस्टिक कस्टोडियन विल अपडेट दिस इंफॉर्मेशन विद द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। और ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक बोलेंगे, हाँ चलो अभी अपने पास शेयर आ गए हैं, व्हाट वी विल डू इज वी विल इशू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट टू मिस्टर सैम। ठीक है, सैम कहाँ बैठा हुआ है? वो अपने कंट्री में बैठा हुआ है, वो अमेरिका में है, बट इंटरेस्टेड है रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने में। तो उसको डीआर इशू करेगी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, जो कि क्योंकि अमेरिका में है तो एडीआर कहलाएगी। और इन एक्सचेंज सैम को जब एडीआर मिल जाएंगे तो सैम इक्विवेलेंट अमाउंट इन डॉलर पे करेगा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को, और वो पैसा वापस डोमेस्टिक कस्टोडियन के और अल्टीमेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आ जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई, मतलब पैसा आ तो रहा है फ्रॉम मिस्टर सैम टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट नॉट थ्रू द ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स बट वाया इशूइंग डीआर, मतलब एडीआर। और ये सेम ट्रांजेक्शन अगर अदर देन अमेरिका में हो रहा है इन द रेस्ट ऑफ यूरोप, तो उसको बोला जाएगा कि हम जीडीआर इशू करके फंड रेज कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडीआर जीडीआर, और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो वर्ड है कमर्शियल, ये आता है because it deals with a commercial intent of earning some income by rendering its primary function, which is accepting deposit and lending loans and advances to the needy customers। अब चार तरह की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रही है कमर्शियल बैंक। उसमें सबसे पहला है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ये जनरली करंट अकाउंट होल्डर्स को फैसिलिटी दी जाती है। करंट अकाउंट होल्डर्स के पास अगर बैलेंस ना भी हो तो भी एक सैंक्शन लिमिट तक वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे करंट अकाउंट में 20,000 बैलेंस है और मुझे कुछ 70,000 का सैंक्शन लिमिट करा है बैंक ने ओवरड्राफ्ट के लिए, ओडी के लिए। तो मैं over and above this 20,000 I can issue check up to 70,000, क्योंकि मुझे ओडी फैसिलिटी मिली है। अब इस ओडी का रीपेमेंट भी करना पड़ता है अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो आपको वो बैंक का जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ वो 70,000 मंथ एंड तक आपको, जब भी उसकी पेमेंट डेट रहेगी तब आपको लौटाने पड़ेंगे। सेकंड इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट ये आपके इन्वेंट्री को, स्टॉक को या फिर वर्किंग कैपिटल में से कोई भी करंट एसेट को प्लेज करके
या फिर उसका हाइपोथिकेशन करके एक अमाउंट सैंक्शन हो जाती है इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ स्टॉक, और उतनी अमाउंट आप कभी भी विड्रॉ करके यूज कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल आपको अगर 5 लाख की सीसी सैंक्शनड है, बट उसमें से आपने सिर्फ 3.5 लाख रुपए इस महीने यूज करे हैं, तो बाय द मंथ एंड आपको सिर्फ 3.5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट पे जो कि सैंक्शन अमाउंट थी 5 लाख, उस पे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। जितना आप यूटिलाइज करोगे, यूज करोगे, उतने पे ही आप इंटरेस्ट पे करोगे। थर्ड वन इज कैश लोन। इट इज नथिंग बट अ मॉनिटरी क्रेडिट फैसिलिटी। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल्स रिसीवेबल आप जाके बैंक के पास डिस्काउंट कराते हो और बैंक उस पे जो डिस्काउंट देती है आपको, अल्टीमेटली वो बैंक का इनकम रहता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 कैटेगरीज दी है, उसमें इंडिपेंडेंटली एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हर एक कैटेगरी में। उसके नीचे आ जाओ, कम ऑन पेज नंबर 29, और उसमें नीचे जो 5 पॉइंट दिए हैं वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। और आपको अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे अगर शॉर्ट नोट आती है तो आपको ये कंपलसरी मेंशन करना पड़ेगा। आगे है लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज नथिंग बट अ क्रेडिट विंडो दैट इज गिवन बाय योर वेंडर्स टू यू एंड यू टू योर डेटर्स। मतलब क्या कि अगर आप आपके वेंडर्स से अगर रॉ मटेरियल लाते हो क्रेडिट पीरियड पे, तो वो आपको बोलता है कि आप 30 डेज बाद मुझे पेमेंट कर दो। तो ये जो 30 डेज का आपको क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, इट इज नथिंग बट ही इज फाइनेंसिंग योर परचेसेस फॉर नेक्स्ट 30 डेज। और इक्वली आप अगर आपके डेटर्स को गुड्स बेचते हो वो भी क्रेडिट पे, और आप सामने वाले को बोलते हो कि 45 डेज के बाद मुझे आके तुम पैसे दे दो, तो आप उसको फंड कर रहे हो 45 डेज के लिए। दिस इज नथिंग बट ट्रेड क्रेडिट साइकिल। और इसमें फिर ट्रेड पॉलिसीज लिबरल हो सकती है, स्ट्रिक्ट हो सकती है, जैसे भी कंपनी की अप्रोच, कंपनी का जैसे भी अप्रोच है वैसे ये पॉलिसीज